हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम बात करेंगे जो 5 तारीख जो हमारा मंडे होगा उस दिन मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रहेगी और कौन कौन से स्टॉक हमारे उस दिन देखने वाले होंगे। तो आज अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 0.27% बढ़कर बंद हुई। और जैसे कि हमने देखा कि कुछ दिनों से मार्केट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे एक रेंज में ही काम करे जा रही है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि 2 दिन पहले की क्लोजिंग जो थी वो भी 721 15,721 के आसपास थी और आज हमारी 15,722 के आसपास है। तो एक अनसर्टिनिटी है कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। मार्केट के अंदर रेगुलरली जो हमारे FII है वो सेल कर रहे हैं और हमारे जो DII है वो खरीदे जा रहे हैं। तो ये एरो जो है ये सेलिंग के लिए हमने लगाया और ये बाइंग के लिए। तो एक अनसर्टिनिटी जो 2018 से एक हम ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं, जो 2018 से एक हमने ट्रेंड देखा कि मार्केट में रेगुलरली जब FII सेल करता है, तो 2018 में देखा हमने हैवी सेलिंग आई थी FII की, तो मार्केट ने एक अपना टॉप बना के नीचे की तरफ आ गया। तो जब भी FII हमारा सेल करता है तो मार्केट या तो डाउन जाती है या हमारा कंसोलिडेट होती है। अगर हम 2020 जो हमारा था 2020, अगर उसकी जो फॉल देखें उसमें FI ने उस समय बहुत माल बेचा और जिस समय FII बेच रहा होता है हमारा DII रेगुलरली खरीदता रहता है। कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंपनसेट इंडियंस जो हमारे डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कर लेते हैं, जिससे कि मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। और बाद में जब DII बेचने लगते हैं तो बेसिकली उस समय DII बेचते नहीं है, उस समय FII खरीदना चाहते हैं। तो जब उनकी तरफ से एक डिमांड आती है कि उन्हें माल चाहिए तो तब DII बेच के अपना कुछ प्रॉफिट निकालते रहते हैं। तो एक साइकिल है, मूवमेंट है, चलती रहती है मार्केट में। आज के टॉप 5 गेनर्स की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया हमारा सबसे ऊपर 1.49%। डिविज लैब में तो हम कुछ दिन से देख ही रहे हैं अच्छी तेजी। कोल इंडिया अगर आप देखेंगे 2 दिन पहले भी ऊपर था, उस समय 147 के आसपास उसकी क्लोजिंग थी, फिर नीचे गिरा और आज फिर ऊपर उठा तो भी 147 के आसपास ही है। तो एक रेंज में रेगुलरली काम करे जा रहा है। रिलायंस की भी हम आप परसों जो बात करी थी 2080 से ऊपर आया था और लगभग 2108 रुपये के आसपास कहीं क्लोजिंग थी। कल नीचे गिरा, आज वापस ऊपर आ गया। तो मार्केट में कुछ शेयर ऊपर कुछ शेयर नीचे, इसी तरीके से जो है काम हमारा चले जा रहा है। आज अगर हम गिरावट की बात देखें तो हमारा टाटा स्टील की कंपनी, JSW स्टील की कंपनी और हिंडेल्को मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर में आज हमने गिरावट देखी। साथ ही आज हमने अडानी के भी सभी स्टॉक्स में गिरावट देखी। ग्रीन्स की बात करें और ट्रांसमिशन की बात करें और इनकी जो तीसरी कंपनी एक और जिसकी बात करें, जो 3 कंपनी इनकी -5% पर रही। साथ में अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो वो भी लगभग 4.9% के आसपास नेगेटिव थी। इनकी जो एक और कंपनी है अडानी पोर्ट्स, बस एक वो ही पॉजिटिव थी। तो लगभग 6 में से इनकी 3 कंपनियां -5% पे थी, एक -4.9 पे थी और एक शायद पावर जो है वो एक ग्रीन टेरिटरी में आज कहीं क्लोज हुई। साथ में ब्रिटानिया की हम बात करें, FMCG की कंपनी है और लगभग कुछ टाइम से अच्छा काम ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है। और जो हम FMCG कंपनी की बात करें, जैसे हमारा ITC है, हमारा HUL है, तो इन कंपनीज में भी मतलब इतना अच्छा काम नहीं हो रहा है। ITC के ऊपर कहीं ना कहीं एक जो हम बात करते हैं कि लगभग 12 साल से एक ही रेंज में काम करे जा रही है ITC 200 रुपये के आसपास और ऊपर नहीं जाती। फिलहाल इसमें क्या है, एक्चुअली क्या है, कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा है। कंपनी का साइज़ बड़े होने की वजह से जो इनके अलग अलग छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यूएशन जो है बाहर निकल के नहीं आ रही। तो अगर हम इनकी वैल्यूएशन की बात करें तो जैसे कि छोटी कंपनी में एक इनका सेवलॉन है, वो बहुत अच्छा एक है। उनके जो सेवलॉन के जो प्रोडक्ट्स है, जो अभी कोविड टाइम में है, जो इनके सोप है वो बहुत अच्छे हैं। साथ में अगर इन डिसइंफेक्टेंट है उसकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा हुई है। और जो इनका एक स्प्रे वाला जो ऑफिस के लिए आया है कि कहीं पे जाएं ट्रैवल करें तो स्प्रे को हम पहले सीट पे करें यूज़ फिर बैठ जाएं, तो इन सब की सेल्स बहुत अच्छी हो रही है। और इनका एक्सपेक्टेड है कि पहला सेवलॉन इनका ऐसा ब्रांड होगा जो 1000 करोड़ के आसपास की सेल में पहुंचेगा। साथ में पेपर में इनका बहुत अच्छा काम है, जो कि हम पता है क्लासमेट है ये कंपनी। होटल्स में भी इनका जो इंडियन होटल्स का है
अच्छा है। और साथ में इनकी जो हम खाने पीने की बात करें तो जो सनफीस्ट के बिस्किट्स हैं वो भी अच्छे हैं। इनकी जो नूडल्स है वो ज़्यादा अच्छी उसकी सेल नहीं है, लेकिन स्टिल जो इनकी नूडल्स है वो कहीं ना कहीं मैगी जो नेस्ले की है उसको टक्कर देती है। तो ओवरऑल कंपनी का एक बहुत अच्छा काम है। साथ में जो इनके टोबैको प्रोडक्ट है बेसिकली वो उस वहाँ से इनके पास ज़्यादा एक जो रेवेन्यू था वो आता था। और एक टाइम ऐसा था कि जब इनके पास वो 70% के आसपास उसका रेवेन्यू था। अभी वो कॉन्टीन्यूसली डाउन जाते जाते अभी वो 45% के आसपास कहीं पहुँच गया। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो बाकी इस कंपनी के जो शेयर्स हैं, मतलब कंपनी की जो यूनिट्स हैं, उनका जो 55% के आसपास आ गया। तो जब हम इन कंपनीज को इससे अलग करेंगे, जैसे कि अडानी करता है कि अडानी एंटरप्राइजेस से एक कंपनी को अलग करता रहा है, जैसे अभी मेग मनी ने किया है, जैसे अभी रिलायंस कर रहा है, जैसे टाटा ने भी किया है। तो ऐसे जो है कि जब हम उनको अलग करते हैं तो उनकी एक्चुअल वैल्यूएशन निकल कर आती है। तो जैसे जैसे आईटीसी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो स्मॉलर जो यूनिट्स हैं उनको अलग करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी। रिसेंट लास्ट ईयर में 2 कैश डील भी आईटीसी ने करी, जिसमें 550 करोड़ के आसपास की इन्होंने स्पाइसेस की एक कंपनी खरीदी थी, और एक और स्पाइसेस की 2 स्पाइसेस की बेसिकली इन्होंने कंपनीज खरीदी। तो रेगुलरली ये अपने बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं। और इनका जो हैवी जो इनका एक आप बात करो कि प्रॉफिट का जो हिस्सा जो है ये अपना डिविडेंड्स में दे देते हैं। अगर ये उसको अच्छे से इन्वेस्ट करें तो हो सकता है कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो उभर कर बाहर आएगी और कंपनी के बहुत अच्छे जो एक ब्रेकआउट की हम बात करते हैं वो आएगी। साथ में हम चार्ट पे पहले बात करते हुए आए हैं कि जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, तो एक ऊपर की तरफ लेवल है 240 रुपये का। 240 काटने के बाद ये बहुत अच्छा एक लेवल आगे आने वाले टाइम में दिखा सकता है। अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो जैसे कि हम बहुत टाइम से बात करते आ रहे हैं, लगभग यहीं से बात करते आ रहे हैं कि जब हम यहाँ से ऊपर गए थे तो अभी हमें इस लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि हम यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट बनाकर नहीं आए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कई बारी रेजिस्टेंस ली थी। तो एक्सपेक्टेड था कि हम तेज़ी से ऊपर तो जाएंगे, लेकिन एक बारी उम्मीद थी कि 14,900 के आसपास कहीं आ सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल अभी तक हम वहाँ पे नहीं हैं, लेकिन जो 2 केस हम बात करते हुए आ रहे हैं, केस हमारा 1 और केस हमारा 2, जिसमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि हम 15,300 से 15,450 की रेंज में आएंगे और वहीं पे कुछ टाइम काम करेंगे। दूसरा है कि एक बारी बहुत तेज़ी से 14,900 के आसपास कहीं आएंगे, फिर वहाँ से तेज़ी से ऊपर जाएंगे 15,100 के आसपास, और उसके बाद यहीं पे थोड़े दिन काम करने के बाद इस वाली रेंज में जाके काम करेंगे। तो अगर ये वाला केस हुआ तो लगभग इस लेवल से अगर हम बात करें, जो हमारा जून का मिड है, यहाँ से लगभग 2 महीने हम में लगेंगे इस वाला टॉप को काटने में। तो आप मान सकते हैं कि एक 20 अगस्त के आसपास हम इस वाले टॉप को काट के कहीं ऊपर निकल जाएंगे, अगर हमारा केस 1 होता है। अगर हमारा केस 1 नहीं होता है तो हो सकता है हमें यहाँ से थोड़ा सा और टाइम लग जाए, और वो जो ब्रेकआउट हमारा पहले आना है अगस्त में, वो हम सितंबर में कहीं देखें। तो ये एक्सपेक्टेड टाइमिंग है, ये कोई मतलब इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है कि यही होगा, क्योंकि मार्केट को टाइम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो अभी तक हम स्टडी करते हुए आ रहे हैं, जो भी हमने एजुकेशनली डिस्कस किए चीज़ें सीखी हैं आपके साथ सबके साथ, तो उसके अकॉर्डिंग जो एक केस बनकर आया है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि ये 2 केस हो सकते हैं, और उसके बाद हम एक अच्छे जो ब्रेकआउट्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। यहाँ पे कुछ जो हम बात करें, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एक हैमर बनी है कि डाउनवर्ड एक था और यहाँ पे नीचे गए वापस ऊपर आ गए, तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो इस चीज़ की कंफर्मेशन अभी आई नहीं है, और हैमर का एक्चुअली एक पर्टिकुलरली जोन होता है कि वहाँ पे हैमर बनता है तो उसकी कंफर्मेशन होती है। अभी इसकी कंफर्मेशन आई नहीं है, कहना अभी से पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इसके आगे आने वाली जो 2-3 कैंडल है उसके बाद हमें कंफर्मेशन आएगी कि वाकई में क्या ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा ट्रेंड है, सिर्फ 4 दिन का।
और इतने छोटे टाइम फ्रेम का अगर कोई ब्रेकआउट आएगा भी तो वो अगर यहाँ तक आया भी ऊपर तो वापस नीचे आ जाएगा, क्योंकि 4 दिन के ब्रेकआउट मतलब जो 4 दिन का ट्रेंड था अगर उसका रिवर्सल आया भी तो उसको हम कितने दिन तक देखेंगे। तो इस चीज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितने टाइम की हमारी कंसोलिडेशन होती है, ये चीज शायद आपको कोई और ना बताए, जितने टाइम की हमारी कंसोलिडेशन होती है उससे कम टाइम, उसका 1/4 से लेकर हाफ, तो यानी कि अगर ये कंसोलिडेशन 1 साल की हुई है तो हमें लगभग 3 से 6 महीने में ही पूरी रैली मिल जाएगी और उसके बाद हम फिर रेंज में चले जाएंगे। कहने का मतलब ये नहीं है कि 6 महीने के बाद उसको एग्जिट कर लेना चाहिए, हो सकता है 6 महीने के बाद हम 4 महीने फिर एक करेक्शन में रहे, तो ये जो 4 महीने की करेक्शन है फिर इसकी जो एक रैली आएगी वो आगे आने वाले 1 से 2 महीने में आ जाएगी। तो मार्केट इसी तरीके से परफॉर्म करती है। जो हमारा एक नेगेटिव फेज होता है जिसमें हम कहीं नीचे जाते हैं फिर कंसोलिडेशन करते हैं, वो टाइम पीरियड थोड़ा बड़ा होता है और उसके बाद जो उसकी रैली आती है वो कम आती है। तो अगर यहाँ पे 4 दिन का ट्रेंड था, हम इसका एक रिवर्सल माने तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। साथ में हम बात करें, ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं ये आज की नहीं लगी हुई, ये लाइन जो ये वाली 2 हमारी लाइन थी और ये 3 लाइन है हमारी 21 मार्च जिस दिन हमारी पहली डेली वीडियो आई थी उस दिन से लगी हुई है तीनों लाइन, और हमने एक बार भी लाइंस चेंज नहीं करी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि ये 14,891 था पहले, अभी ये लाइन हट गई थी तो अपडेट करा तो 14,918 हो गया, लगभग 20 पॉइंट का फर्क है। नीचे लगभग 14,264 ही था पहले भी। तो अगर आप लेवल्स की बात करें तो सेम लेवल है, हम लगभग पिछले 3.5 महीने से जिन लेवल्स की बात कर रहे हैं और जैसे बात कर रहे हैं उसी तरीके से मार्केट में मूवमेंट आ रही है। तो जो एक छोटी छोटी टाइम पीरियड की जो हम बात करते हैं, या जो और कोई आपको एजुकेशनली एनालिसिस दे रहा हो या आपको कोई कहीं से गाइडेंस मिल रही हो, अगर हम कोई छोटे छोटे टाइम पीरियड की बात करें तो उसके अंदर जो एक मनी मेकिंग है, जो ग्रोथ है, वो हमें एक स्पेक्यूलेटिव हो जाती है। लेकिन जब हम किसी कंपनी को समय देते हैं, उसके साथ इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आगे आने वाले जो हमारा एक लॉन्ग टर्म का अगर हम पोर्टफोलियो सोच के चल रहे हैं, जो कि हमारी लाइफ के आगे आने वाले बहुत सालों की और उनकी रिक्वायरमेंट, जैसे कि जो बैचलर है उनके लिए मैरिज हो सकती है, फिर उसके बाद उनके लिए उनकी लाइफ की जो स्टेजेस है बच्चों की पढ़ाई के लिए हो सकती है, उसके बाद अगर बात करें बच्चों की शादी की हो सकती है, अगर जो ऑलरेडी इस बहुत समय से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके बच्चे हो चुके हैं, उनकी शादी होनी है, तो ऐसे होम लेने के लिए हो सकता है। तो ऐसे जो बड़े टारगेट्स हैं उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए आप ना जाएं, थोड़ा एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जब आप जाएंगे उसमें सोचेंगे कि हमें इस कंपनी कैसे इन्वेस्टेड रहना चाहिए, आगे जो है इनका अच्छा काम होने वाला है, तो आपको अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। तो उसमें जैसे कि आप एक स्पाइस जेट देख सकते हैं, एक उड़ान फ्लाइट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करी है, उड़े देश का आम नागरिक, एक जो स्कीम है, इसमें जो देश के जो छोटे छोटे जो सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारे आर्मी और नेवी के जो एयरपोर्ट्स थे उसको हमने कमर्शियली यूज़ करना जो शुरू किया है, उस कमर्शियल यूटिलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि जो एक रीच है वो छोटी सिटीज़ के लिए बहुत अच्छी हो चुकी है। और आगे आने वाले टाइम में जैसे कि बात हो रही है 4 डेज़ का हमारा ऑफिस का वीक होगा, तो जो 3 दिन होंगे उसका क्या करेंगे, तो लोगों की सैलरी तब तक अच्छी हो गई होगी, और जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं जिनका 4 दिन का वीक है तो वो 3 दिन क्या करेंगे, वो 3 दिन में घूमने जाएंगे। हो सकता है वो अगर छोटी स्टेट में रहते हैं, वो गाज़ियाबाद में अगर रहते हैं दिल्ली के पास, तो उन्हें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ना जाने की बजाय जो हिंडन में एयरपोर्ट है वहाँ से वो फ्लाइट लेके सीधा नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे घूम के वापस भी आ सकते हैं, और ये जो फ्लाइट के जो चार्जेस होंगे वो भी कम होंगे और साथ में जो टाइमिंग होगा वो भी 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप सोच के देखिए, किसी का अगर थर्सडे को ऑफ हुआ शाम को ऑफिस और वो रात को 8 बजे की फ़्लाइट ले और 11 बजे नॉर्थ ईस्ट पहुँच जाए, वहाँ पे वो होटल में जाए और नेक्स्ट डे उसके बाद फ्राइडे से लेके संडे इवनिंग तक का टाइम है, वो 3 दिन में वो जो सिटी है जहाँ पे वो घूमने गया है, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो मिज़ोरम हो, सिक्किम हो, गैंगटॉक हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, काजीरंगा नेशनल पार्क हो, कोई भी जगह हो, वो ईजिली 3 दिन के अंदर घूम सकता है
और उसके बाद वापस आएगा। इन सब सारी चीज़ों से जो टूरिज़्म है वो इंडिया का बढ़ेगा, और टूरिज़्म के बढ़ने से जो कैश फ्लो है वो अच्छा होगा, और हमारे जो होटल्स है वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक पोर्टफोलियो की तरफ जाना है तो आप आज की डेट में होटल्स, स्पाइस जेट जैसी कंपनी, वो हमारा इंडिगो भी हो सकती है, जेट एयरवेज भी हो सकती है, क्योंकि उनका रेजुलेशन पास हुआ है और आगे मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कंपनी चलाएगी, तो इन कंपनीज की तरफ भी जा सकते हैं। अगर हम निफ्टी के 1 घंटे के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने हमने 3 बारी रेजिस्टेंस ली। तो अगर हम 3 बारी कहीं एक जगह रेजिस्टेंस ले चुके हैं तो इतना ईजी नहीं है कि उस रेजिस्टेंस को काट के हम जल्दी से ऊपर चले जाएं। जा सकते हैं ऊपर, इस चीज़ के लिए कोई शक नहीं है कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम ऊपर ज़रूर जाएंगे, लेकिन उसका टाइम अभी नहीं आया, क्योंकि यहाँ ये जो हम टच कर आए हैं, और आप ये देखेंगे यहाँ पे भी हमने एक बारी, तो यहाँ पे इस लेवल की टेस्टिंग होना एक बारी ज़रूरी है, और लगभग ये लेवल 15,430 रुपये के आसपास का कहीं है। हमने 15,370 का एक लेवल लगा रखा है, जो कि हमारा आज की डेट में सपोर्ट लेवल है, और इसका टेस्ट होना और इस टेस्ट होने के बाद इसके ऊपर ही काम करना एक बहुत अच्छा सिंबल होगा। आज हम आपके लिए कंपनी लेकर आए हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो जैसे कि आप सभी को पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, PSU हमारा, महारत्न कंपनी थी। बहुत अच्छा इनका जो काम है कि बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं। इनके जो प्लांट्स हैं, हरिद्वार में इनका बहुत अच्छी एक कॉलोनी है पूरी, जिसको BHEL कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे इनके क्वार्टर्स हैं, बहुत बड़ी एक जगह है इनके पास, ज़मीन है। उसके बाद वहाँ पे इनके सोलर पार्क भी हैं, साथ में झांसी में भी इनके सेटअप है। तो एक बहुत अच्छी कंपनी है। फिक्स्ड एसेट की बात करें हम कंपनी के, तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट जो है इनकी मार्केट कैप से बहुत ज़्यादा है। तो जो कि अभी हम लास्ट ईयर अगर बात करें, तभी कोरोना के टाइम पे मार्केट में फॉल आया था, तो एक ऐसा मूवमेंट था जब इनकी मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास आ गई थी, और उस समय कंपनी के पास जो कैश था वो 8,000 करोड़ के आसपास का था। तो आप सोच के देखिए कि कोई ऐसी कंपनी जिसके पास 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है और 8,000 करोड़ उसके पास कैश ही है, ये कैसे पॉसिबल है। तो हमने उसी समय जब इसकी रिसर्च करी थी तब बताया था कि ये जो BHEL है इसको हमें लेके रखना चाहिए, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे हैं, जो कंपनी के पास एसेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर हम बात करें कि जो कंपनी के पास एक्चुअल इस समय एसेट है वो लगभग 60,000 करोड़ रुपीज़ के हैं, और अभी इनकी मार्केट कैप लगभग 22,000 करोड़ है। तो अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करें तो अभी एसेट के अकॉर्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो यहाँ से 3 गुना हो सकता है। तो अगर लगभग कंपनी 66 रुपये 65 रुपये के आसपास चल रही है, तो लगभग हम 200 रुपये के आसपास जब पहुँचेंगे तब हम मार्केट कैप इक्वल्स टू हमारा एसेट होगा। तो आप सोच के देखिए, अगर कंपनी को गवर्नमेंट बेचना चाहती है, इसके एसेट्स जो है मोनेटाइज करना चाहती है, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है, जिस वैल्यू पे इसको हमें सेल करना चाहिए। और ये बात जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको पता है कि 200 रुपये तक ये कंपनी खरीदने लायक है। तो हम BHEL का जो चार्ट लेकर आए, 2 घंटे का हमारा लगभग चार्ट है। तो लगभग 12 मई से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में कहीं कंपनी काम कर रही थी, और ये जो एक गैप डाउन ओपनिंग आई, इस दिन इनका रिजल्ट आया था, और रिजल्ट अच्छे नहीं आने की वजह से गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली। तो लगभग 12 मई से लेकर कंपनी अभी एक रेंज में। हमने जब सबसे पहली बार एक कंपनी को डिस्कस किया था तो लगभग कंपनी 22 रुपये के आसपास कहीं काम कर रही थी। अगर हम 22 रुपये से अभी 66 रुपये के लेवल देखें तो लगभग 3 गुना अभी तक कंपनी हो चुकी है, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने ट्विटर पे भी इसकी पोस्ट डाली थी, और उसके बाद रेगुलरली भी हमने चेस किया। उसके बाद 36 रुपीज़ के आसपास हमने दोबारा बताया सबको कि इसको लेके रखना चाहिए, कंपनी बहुत अच्छी है। उसके बाद हमने देखा रैली आई, और अभी हम पिछले लगभग पौने 2 महीने से एक रेंज में काम कर रहे हैं। और अभी ये जो रेंज है इसका हम टाइम देखें तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एक मतलब जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आज रिसर्च करी और कंपनी अगले दिन 10% ऊपर हो जाए। उससे क्या है कि आपको बाइंग का मौका नहीं मिलता, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चर्चा करने का मौका भी नहीं मिलता, जिससे कि कई पोजीशन छूट जाती है। तो हमने सोचा है कि जिन कंपनीज में आगे चाल आने वाली है कुछ दिनों में,
10 दिन में, 15 दिन में, उन कंपनीज के ही हम डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाए उस कंपनी पर रिसर्च करने की, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने की, जिससे कि आप अच्छे टाइम पे और उसके ब्रेकआउट से पहले उसमें पोजीशन बनाए, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा हो। तो लगभग एक्सपेक्टेड जो हमारा है कि जो लगभग 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में उसके आसपास कहीं इसमें एक हमें ब्रेकआउट के चांसेस दिखाई देते हैं, और उसके बाद कहीं हम ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, और एक बार ही ऊपर जाके हम लगभग 80 रुपये के आसपास कहीं एक रेजिस्टेंस लेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल के लिए जाएंगे। नीचे की तरफ हमने एक लेवल लगाया 60 रुपये का, अभी हम लगभग 66 रुपये के आसपास हैं, और वैसे बात करें तो 5.35 हमारा नीचे की तरफ एक लेवल है। अगर हम ऊपर की बात करें तो लगभग 66 रुपये से हमारा ऊपर बात करें हम 13.45 रुपये का ऊपर हमारा सबसे पहला लेवल है। तो अगर हम एक रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करें तो लगभग 1:2.6 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड आ जाता है, जो हमारा पहले लेवल का है। सेकंड लेवल की बात करें तो वही नीचे हमारा लगभग 5.5 मान लेते हैं, और ऊपर की तरफ हमारा जो है 66 से ऊपर हम बात करें 25 हो गया, तो लगभग मोटा मोटा 1 हमारा 4.6 के आसपास का हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। तो अगर हमें आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए, जैसे कि हम बात करें जो हमारा सबसे पहला लेवल है, परसेंटेज वाइज जो है यहाँ से 20% ऊपर है, तो लगभग एक्सपेक्टेड है आगे आने वाले 30 से 35 दिन, मतलब ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 10 जुलाई के बाद से, 10 जुलाई के बाद 30 से 35 दिन, यानी कि 15 अगस्त के आसपास तक हमारे ये वाले लेवल आ जाएंगे, और हमें इसमें 20% से ऊपर के जो है रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड लेवल की हम बात करें जो कि यहाँ से लगभग 25 रुपये के आसपास ऊपर है, और एक लगभग 36 से 38% के आसपास है। तो ये वाले लेवल जब हम लगभग 15 अगस्त के बाद यहाँ पे आएंगे तो 15-20 दिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेंगे, काम करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे, और उसके बाद जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो आगे आने वाले उसके बाद 30 डेज, तो लगभग मोटे मोटे 75 डेज में हम इस कंपनी में 36% से ऊपर के रिटर्न्स हमें इस कंपनी में मिल सकते हैं, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:4.6। आज की हमारी दूसरी कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी एक हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, महारत्न कंपनी है, और स्टील की बहुत सारी चीज़ें बनाती है, जैसे कि ब्लूम्स, बिलेट, स्लैब, स्ट्रक्चरल में बीम बनाते हैं, चैनल, एंगल्स, क्रेन बनाते हैं, जेड टाइप की स्टील पाइलिंग, बार्स, रोड, रीबार्स, वायर रोड्स बनाते हैं, और उसके बाद पिग आयरन बनाते हैं, पाइप, इलेक्ट्रिकल स्टील, टिन प्लेट्स, मतलब स्टील से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं बनाते हैं, गैल्वेनाइज प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो कंपनी का एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, और अभी जिस तरीके से स्टील की डिमांड आ रही है और जो जिस रेट पे इंडिया स्टील जो सेल कर रहा है वो अभी भी ग्लोबल प्राइजेस से 20-30% नीचे ही सेल कर रहा है। तो अभी कंपनीज में स्टील सेक्टर में बहुत अच्छा एक स्कोप है, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे JSW स्टील हो, चाहे टाटा स्टील BSL हो, चाहे JSW ISPL हो, इन कंपनीज में अभी स्कोप है, और आगे आने वाले 4-5 साल में हमें इनमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो लगभग आज की डेट में 124 रुपये के आसपास काम कर रहा है, और ये जो कंपनी है हम लगभग 30 रुपीज़ से चेस करते हुए आ रहे हैं, और अभी हमें 4 टाइम्स के रिटर्न्स ये कंपनी दे चुकी है। अगर हम 150 की बात करें तो लगभग 5 टाइम्स के रिटर्न थे, उसके बाद कंपनी नीचे आई और हमने, लेकिन अभी भी कंपनी में होल्डिंग अपनी बना के रखी हुई है अपनी एजुकेशन के हिसाब से। होल्डिंग बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास है या हमने किसी और को बोला उन्होंने ले रखा है, उस चीज़ से मतलब नहीं। होल्डिंग से मतलब है कि हमने जो अपनी एजुकेशनल एनालिसिस दी थी कि हम 30 रुपये से कहाँ तक जाएंगे इनिशियल लेवल्स पे, जो कि हम जो अपना वीकली और मंथली जो चार्ट था उसके बेसिस पे लेवल देते, उस लेवल को अभी भी होल्ड करे रखे हैं कि वो लेवल भी हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक छोटे छोटे जो टाइम फ्रेम में हमारी करेक्शन होती है, कंसोलिडेशन होती है, उसके बाद जो लेवल आएंगे हम उसकी बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो हम यहाँ गए थे, यहाँ से वापस नीचे आए, तो एक छोटी सी अगर हम मिलेट की बात करें, ये अगर हमारी O वेव है, ये हमारी A हो गई, ये हमारी B हो गई, ये हमारी C हो गई, ये हमारी D हो गई, ये भी हम E में है। लगभग हम यहीं से इसके आसपास से कहीं हो सकता है ऊपर की तरफ जाने लग जाए। हमने नीचे की तरफ एक लेवल लिया है 117 रुपये का, 124 हमारा चल रहा है, तो लगभग नीचे 7 रुपये, ऊपर हमारा 150 रुपये का पहला लेवल है, तो यानी कि 26 रुपये। तो 1:3.8 के आसपास का हमारा जो है पहला रिस्क रिवॉर्ड है। अगर हम सेकंड रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो नीचे 7 रुपये, और लगभग ऊपर जो हमारा है
47 रुपीज़ के आसपास का, तो लगभग 1:6.8 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन जाता। तो लगभग टाइम पीरियड जो करेक्शन का है वो हो चुका है। अगर मार्केट में कोई एडवर्स कंडीशन नहीं आती तो यहाँ से हो सकता है हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऊपर की तरफ चलना शुरू करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।